अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। रे ऑप्टिक्स में अभी तक हम लोग मिरर और लेंस के बारे में जाने। मतलब बात स्टार्ट हुई थी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, और रिफ्लेक्शन में पहले हम लोग प्लेन मिरर की बात किए, फिर स्फेरिकल मिरर की बात हो गई। ये दोनों मिरर जो है रिफ्लेक्शन की घटना से एक्सप्लेन हुए। ये कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर कहाँ इमेज बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। और रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन की जो घटना थी, इस रिफ्रैक्शन के हेल्प से हम लोगों ने कुछ समझा आगे जाकर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद स्फेरिकल या कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन, और उसके बाद लेंस की बात की गई कि एक लेंस के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, इमेज कहाँ बनाएगा। तो अब इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में फाइनली एक ऑप्टिकल डिवाइस है प्रिज्म, उसकी बात आज करेंगे। प्रिज्म को जानेंगे, प्रिज्म की प्रॉपर्टी को जानेंगे। तो अब ये प्रिज्म होता क्या है? तो सिंपली ये एक ट्रांसपेरेंट बॉडी ही है प्रिज्म, और इसमें कम से कम दो प्लेन सरफेस होंगे जो कि एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे होंगे। तो प्रिज्म को सिंपली आप एक कांच का ऐसा बॉडी मान सकते हो जिसमें कम से कम दो सरफेस ऐसे हो जो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हो, कुछ एंगल बना रहा हो, दो प्लेन सरफेस होना चाहिए। तो एज सच जो लेबोरेटरी में प्रिज्म, लैब में जैसा प्रिज्म रहता है, वो इस तरीके से कह सकते हो टेट्राहेड्रल प्रिज्म होता है, और उसे इस तरीके से डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं। ये देखो, अब इसमें है क्या कि ये कुछ इस तरीके से समझो कि इस प्रिज्म के तीन इधर प्लेन सरफेस है ट्रायंगल, और एक इधर भी सरफेस है कि पीछे भी है ना। लेकिन हम लोग बेसिकली जो हमें काम है इस प्रिज्म में, ये दो इंक्लाइंड सरफेस है, एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला। ये जो दोनों ऐसे स्लैंटेड सरफेस है, तो इधर इन दोनों साइड के सरफेस को प्रिज्म का, ये दोनों साइड का जो सरफेस है, इसे हम लोग नाम देंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। और ये जो ए है, इस एंगल ए को रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर इसे एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलो, है ना। रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब हमें इस प्रिज्म के बारे में ही इन डिटेल जानना है
कि अगर इस इन डिटेल मतलब ये इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी तो वो आगे किस तरीके से जाएगी, क्योंकि ये मीडियम लाइट आएगी तो मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन की घटना होनी है, और उन रिफ्रैक्शन की घटना से वो लाइट कैसे बाहर निकलेगी, क्या करेगी, उसे जानेंगे। तो उस प्रिज्म को, तो प्रिज्म क्या है ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो प्रिज्म के बारे में। इट इज a transparent device in which two plane surfaces are inclined with each other। दो प्लेन सरफेसेस एक दूसरे से कुछ एंगल बना रहे होंगे। अब नेक्स्ट देखो, जैसे इस प्रिज्म को इस साइड से देख रहे हैं, मतलब ये फ्रंट व्यू, तो हमें ये प्रिज्म सिंपली एक इस तरीके से दिखेगा। ये एंगल ए है, मतलब इस साइड से इसे देखा जा रहा तो वो इस तरीके से दिख रहा है। और इसका ये प्रिज्म का ये जो सरफेस हो गया बॉटम सरफेस, ये इसका बेस है। अब हमें समझना है जब इस पे लाइट इंसिडेंट होगी, लाइट रे, तो उसका बिहेवियर किस टाइप का होगा। तो चलते हैं, यहाँ मान लो एक इंसिडेंट लाइट यहाँ गिरता हो, ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और प्रिज्म के इस सरफेस पर किसी एंगल आई पे गिरा, ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। तो बाहर का मटेरियल हम लोग एयर ही मान लें, और ये प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो एयर से इसमें आने पर ये नॉर्मल की तरफ बेंड करा ऐसे, मतलब अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे सीधे जाती है, ऐसे निकल जाती। लेकिन अब ये मटेरियल का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये बेंड कर गया नॉर्मल की तरफ। अब अगेन यहाँ पे फिर से ये इस बोल सकते हो ग्लास से एयर में फिर से निकलने वाला है लाइट रे। तो फिर से यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये यहाँ पे अब ये अगर बाउंड्री नहीं होती तो ये लाइट रे ऐसे सीधे निकलती, लेकिन इधर का मीडियम अब रेयरर मीडियम है तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी फिर से यहाँ लाइट रे, है ना। तो इस पॉइंट के इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R1 से डिनोट कर दें, और वैसे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन इसके पेयर में लाने के लिए इस एंगल को R2 से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये बाहर जो रे निकल के जा रही है इसे हम लोग इमर्जेंट रे बोले, तो इसीलिए यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये, इसे एंगल ऑफ इमर्जेंस ई नाम दे दे, ठीक है।
तो बेसिकली इस प्रिज्म ने किया क्या कि लाइट रे जो इस डायरेक्शन में जा रही थी वो फाइनली इस डायरेक्शन में जाने लगी, तो लाइट रे को अपने पाथ से इस एंगल से डेविएट कर दिया। तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्रिज्म का पहला एप्लीकेशन तो यही है कि किसी लाइट रे को उसके पाथ से ये डेविएट कर देता है। मतलब हमें कोई कहीं ऐसी जरूरत है कि लाइट को बेंड कराना है, इस रास्ते लाइट जा रही है, इसे मान लो कुछ एंगल से इधर बेंड कराना है, तो वैसे में प्रिज्म हेल्पफुल है। प्रिज्म लाइट रे के पाथ को बेंड करा देती है। अब ये डेल्टा को रिलेट करेंगे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ प्रिज्म या ई इन सबों के साथ। तो अपना अब काम ये है कि ये जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म। एक प्रिज्म कितने एंगल से डेविएट कर सकता है लाइट रे को, ये जानना है हमें। तो अब वन बाय वन देखते हैं। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में अगर देखो तो ये एंगल जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, वो पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब ये सरफेस और ये नॉर्मल। तो 90 के बाद R1 ये हटा दो तो ये बचा हुआ इधर का जो एंगल है इस ट्रायंगल में, इस पॉइंट पे, मतलब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ऊपर में जो ट्रायंगल बन जा रहा है उसका, उस ट्रायंगल के लिए ये जो बचा हुआ एंगल है वो 90 माइनस R1 है, और ये जो एंगल बचा हुआ है वो 90 माइनस R2 है ना। तो कह सकते हो इस डायग्राम में इन डायग्राम तीनों एंगल को जोड़ दें तो 90 डिग्री माइनस R1, 90 डिग्री के बदले पाई बाई 2 ही लिख लेते हैं। पाई बाई 2 माइनस R1 प्लस पाई बाई 2 माइनस R2 प्लस A। ये तीनों एंगल ऐड करने के बाद ये 180 आएगा ट्रायंगल का। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 की वैल्यू A के बराबर मिल गई। ये रिजल्ट ध्यान में रखना है। मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय आपको अब ये डायरेक्टली बात दिमाग में रहे कि यहाँ का रिफ्रैक्शन एंगल और यहाँ का एंगल ये दोनों ऐड कर देंगे तो वो उस A के बराबर होगा, और हमेशा किसी भी गिवन प्रिज्म के लिए ये ट्रू होगा। नेक्स्ट अब बात कर लो, हमें फाइनली इस डेविएशन डेल्टा तक पहुंचना है। तो नाउ नेट डेविएशन डेल्टा की बात कर लो। तो लाइट रे अपने पाथ से दो पॉइंट पे डेविएट कर रही है। एक तो डेविएशन इस जगह पे हुआ, फिर यहां भी सीधे नहीं जाकर यहां भी डेविएट कर ली, और दोनों ही डेविएशन एक ही सेंस में है, क्लॉकवाइज सेंस में। तो दोनों पॉइंट के डेविएशन को ऐड करेंगे, और डेविएशन जैसे यहाँ का डेविएशन, तो इधर का अगर एंगल आई है तो ये टोटल एंगल यहाँ आई होता, ये डॉटेड लाइन से इस डॉटेड लाइन के बीच। अब डेविएशन जो हुआ है ऊपर वाला एंगल, तो वो होगा I माइनस R1। तो फर्स्ट पॉइंट पे डेविएशन हुआ I माइनस R1। सेकेंड पॉइंट पे ये लाइट रे सीधे जाती डेविएट कर गई। मतलब ये समझ लो कि ये टोटल एंगल E है, E
एंगल में अब डेविएशन कितना हुआ है, तो ये अगर लाइट रे सीधे जाती, सीधे ऐसे निकलती, तो ऊपर का R2 एंगल बनता। तो यहाँ का डेविएशन होगा E माइनस R2, इस पॉइंट पे डेविएशन। तो नेट डेविएशन क्या, तो नेट डेविएशन I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब इक्वेशन 1 ये हमने इसीलिए कैलकुलेट किया कि इसकी वैल्यू को A रख दिया जाए, तो ये डेविएशन बन गया I प्लस E माइनस A। तो ये अब किसी प्रिज्म के द्वारा नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड है। अब ये ध्यान रखो कि प्रिज्म जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसमें इसी तरीके से 3-4 रिलेशन आएंगे। जैसे ये डेविएशन का रिलेशन आया, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म, वेयर ए इज प्रिज्म एंगल एंड आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ई इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसे हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि एंगल आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle E is angle of emergence, है ना। तो नेक्स्ट अब ये तो कह सकते हो कि डेविएशन की बात हुई, जनरल कोई भी एंगल आई है उसके लिए कुछ E होगा। और आगे हम लोग ये देखें कि किसी प्रिज्म से मिनिमम क्या डेविएशन प्रोड्यूस होता है, या उससे पहले अगर यहाँ पे आई की वैल्यू अलग अलग रखोगे, जैसे लाइट रे जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही इंसिडेंट हो। अभी मान लो कि ये कोई भी एंगल होगा, तो ये एंगल को चेंज कर सकते हैं, इंसिडेंट लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल सकते हैं। आई जब चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग ई भी चेंज होगा, क्योंकि I से ही R1 आएगा, R1 से R2 आएगा और R2 से फिर E आएगा। तो I चेंज करोगे E भी चेंज होगा, और I और E चेंज होंगे तो A तो फिक्स है मान लो गिवन प्रिज्म के लिए, लेकिन अगर I और E चेंज होंगे तो डेल्टा भी चेंज होगा। तो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ देखें हम लोग। तो नेक्स्ट बात कर लो डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ फॉर अ गिवन प्रिज्म। डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ फॉर अ गिवन प्रिज्म, मतलब ये एक एक्सिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे मैंने कहा कि चेंज करने पर वो डेल्टा भी चेंज करेगा। देखो ये जो रिलेशन था डेल्टा और आई के बीच, डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए का, लेकिन इस रिलेशन में तो ये लगता है कि डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई को।
लेकिन ये ई जो है, ई भी डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन आई। मतलब ये नहीं कि डेल्टा और आई के बीच कोई लीनियर रिलेशन होगा। अगर ये दोनों कांस्टेंट होते तब भले ही कहते कि हाँ डेल्टा और आई डायरेक्टली यहाँ पे मतलब दोनों में लीनियर रिलेशन है, लेकिन ई भी आई पे डिपेंड करता है, और ई आई पे डिपेंड करता है, उसको स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हो। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ तो R1 आई के टर्म्स में आएगा। R1 अगर आ गया तो A में से R1 घटा दो तो R2 मिल जाएगा, और R2 पता है तो E का पता चलेगा। तो फाइनली I पता हो तो E का पता चलेगा। तो E जो है I पे डिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंसी E का I पे, समझ रहे हो, साइन, साइन इनवर्स, ये सब टर्म आएंगे। तो वो ऐसा नहीं कि कोई ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। इस ग्राफ को एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ किया गया, मतलब अलग अलग आई को बदलते हुए डेविएशन को मेजर किया गया कि इस आई पे कितना डेविएशन है, अलग आई पे कितना डेविएशन है। तो शुरुआत में ये देखा गया कि आई की वैल्यू 0 पर कुछ डेविएशन था, मान लो ऐसे जा रहा था, और जैसे जैसे आई 0 से बढ़ा डेविएशन घटा और फिर डेविएशन बढ़ा। इस तरीके का शेप आया। एक पर्टिकुलर सिचुएशन था आई का जिस पर डेविएशन, वो एंगल मान लो I0 है, जिस एंगल पर ये डेविएशन मिनिमम है, डेल्टा एम को मिनिमम डेविएशन की बात कर। तो अलग अलग एंगल पे डेविएशन अलग अलग प्रोड्यूस होता है, एक पर्टिकुलर एंगल पर डेविएशन मिनिमम होगा। तो ये इस बात को थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 से 90 तक इंक्रीज किया जाए, वैसे हम लोग 90 से ज्यादा नहीं जा सकते इधर, क्योंकि आई ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, ये परपेंडिकुलरली गिरेगा आई, तो आई 0, और जैसे जैसे इधर लाओगे मैक्सिमम आई 90 तक हो सकता है। तो आई की वैल्यू हम लोग 90 तक बढ़ा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और उस 90 डिग्री पर ये डेविएशन मैक्सिमम होगा। लेकिन एक जो बीच का जो एंगल होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने से डेविएशन पहले घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, ये ग्राफ जो दिखा रहा, ये एक स्पेशल सिचुएशन है जिस सिचुएशन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर होते, उस पर्टिकुलर सिचुएशन जब डेविएशन मिनिमम हो। इसे हम लोग अलग से भी डिस्कस कर लेंगे आगे, मिनिमम डेविएशन को। लेकिन प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन उस इंस्टेंट पे प्रोड्यूस होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट आगे अब देखो, जैसे इस मिनिमम डेविएशन को छोड़कर किसी भी और एंगल पे हम लोग देख रहे हैं एक ही डेल्टा के लिए आई की 2 वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे ये I1 है, ये यहाँ पर एंगल I2 है। एक ही डेविएशन, मतलब हो सकता है कि जो ये प्रिज्म जो डेविएशन 30 डिग्री पे प्रोड्यूस कर रहा है, वही डेविएशन मान लो 55 डिग्री पर भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ डेविएशन सेम है। अब इस बात को समझिए, मान लो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर I1 था जिस मोमेंट, उस मोमेंट एंगल ऑफ इमरजेंस मान लो E1 था, और जिस मोमेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 था, उस मोमेंट एंगल ऑफ इमरजेंस E2 था। लेकिन
यहाँ पे I को I1 रखे या I2 रखे, डेल्टा अगर वही मिल रहा है जैसा ग्राफ बता रहा, तो ये समझ लो कि जिस समय इन दोनों एंगल को थोड़ा और रिलेट कर सकते हो कैसे, कि जिस समय यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, उस मोमेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस I2 होगा, और जिस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है, उस समय एंगल ऑफ इमर्जेंस I1 होगा। ये कैसे बात कही जा रही है? सिंपल मैथमेटिक्स है, जरा से लॉजिक से इसको समझ लेना है। क्या लॉजिक है कि देखो, ए तो फिक्स है गिवन प्रिज्म के लिए, आई को की दो अलग अलग वैल्यू पे डेल्टा जो है सेम मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि मान लो जिस समय ये आई 30 डिग्री था, ई उस समय 50 डिग्री था। आई जिस समय 30 डिग्री था, उस समय ई जो है 50 डिग्री था, और ए मान लो फिक्स है 60 डिग्री, तो ये डेविएशन आया उस जगह पे 20 डिग्री। अब जिस मोमेंट आई को 50 डिग्री किए, आई को बढ़ा के 50 डिग्री किए, और डेविएशन सेम प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब डेविएशन वही 20 डिग्री मिल रहा है, तो उस समय का ई क्या होगा देखें, तो ये 50 और ये 60 उधर जुड़ेगा, उस समय ई 30 हो जाएगा। मतलब क्या कि जिस समय आई था 30, उस समय ई मिला 50। अगर वही डेविएशन रखना चाह रहे हैं और आई को ई की जो शुरू में वैल्यू थी 50 की है, तो उस समय ई को 30 करना पड़ेगा। वही बात तो यहाँ पे कही जा रही है, इन दोनों I1 I2 पे डेविएशन सेम है, तो यहाँ का इमरजेंस वहाँ का इंसिडेंस के बराबर, और यहाँ का इमरजेंस यहाँ के इंसिडेंस के बराबर। तो कह सकते हो कि as the delta versus I graph shows, deviation कह सकते हो any particular deviation, any particular deviation produced by the prism can be found for two different angle of incidence। अच्छा, एक केस को छोड़ के बाकी और कोई डेविएशन है, वो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सेम डेविएशन पे मिलेगा, एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन, एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन एक ऐसा है जो एक पर्टिकुलर आई पे ही मिल पाएगा, अदरवाइज बाकी कोई भी डेविएशन जो है वो दो डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम मिलेगा, है ना। तो आगे अब चर्चा करेंगे हम लोग इस मिनिमम डेविएशन की, कि मिनिमम डेविएशन के लिए क्या कंडीशन है। कंडीशन तो हम लोग यहाँ समझे भी, उसके लिए आई और ई इक्वल होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी मिनिमम डेविएशन का कैलकुलेशन या और भी बातें देखते हैं।
नेक्स्ट समझे मिनिमम deviation produced by the prism. किसी प्रिज्म के द्वारा मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन का अभी हम लोग कंडीशन समझें भी, और इसे डायग्राम में अगर दिखाएं तो ये प्रिज्म का बेस है, ये प्रिज्म एंगल, और अब देखो तो अब इस केस में होना ये चाहिए कि इस बार ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो ये आई नॉट है और ये एंगल ऑफ इमरजेंस ई नॉट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों साइड अगर सिमेट्री है तो ये बीच का लाइन जो है वो बेस के पैरेलल ही होगा। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनिमम डेविएशन का। पहली बात तो मिनिमम डेविएशन जिस समय ये प्रिज्म प्रोड्यूस करेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और सेकेंड ये जो लाइट है, जो लाइट रे जो इनसाइड द प्रिज्म है, दैट लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। So in case of minimum deviation, मतलब इस बार जैसे ये जो डेविएशन है ये मिनिमम डेविएशन। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, फर्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर होंगे। सेकेंड पॉइंट कि ये जो लाइट रे है, लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म will be parallel to the base, बेस के पैरेलल है ना। और एक पॉइंट को समझ सकते हैं कि अगर ये आई नॉट ई नॉट बराबर है तो ये R1 R2 भी बराबर होंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, और R1 और R2 दोनों बराबर होंगे, और उसके अलावा इन दोनों का सम अगर ए के बराबर है, होता ही है, जैसे प्रिज्म में तो हम लोग देखें ही कि ये दोनों एंगल को ऐड कर दो, इस एंगल प्रिज्म एंगल के इक्वल होता है। तो इस बार ये दोनों एंगल हाफ ऑफ ए होंगे, आधा आधा दोनों होंगे। तो मिनिमम डेविएशन की बात कर लो तो ये हो गया, और इस तरीके से कह सकते हो देयरफॉर मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम वो क्या होगा, आई नॉट प्लस ई नॉट माइनस ए। अच्छा, यहाँ पे आई नॉट और ई नॉट दोनों बराबर ही हैं, यही कंडीशन ही है जैसे मैंने बोला भी। तो आगे इसे डेल्टा एम इक्वल्स टू आई नॉट माइनस ए के तरीके से ध्यान रखो। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर पता हो, एंगल ऑफ
प्रिज्म का पता हो तो आप डेल्टा मिनिमम डेविएशन बता सकते हो, है ना। अब इस डेल्टा मिनिमम डेविएशन के हेल्प से इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, देखो, नाउ Snell's law at first surface, कोई भी उधर के सरफेस पे, तो उधर एयर है 1 sin I नॉट इक्वल्स टू इधर म्यू sin R1। हमें फाइनली म्यू चाहिए, तो म्यू होगा sin I नॉट बाई sin R1। अब इस म्यू को I नॉट की वैल्यू यहां से रख दो, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, साइन आई के बदले डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई नीचे साइन R1। तो R1 और कुछ नहीं a बाई टू है, R1 R2 दोनों ही। अब ये एक रिजल्ट है म्यू, वो कह सकते हो कि यूजफुल होगा तब जब किसी प्रिज्म के लिए हमें मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म ये सब पता हो, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। या न्यूमेरिकल इस पर क्वेश्चन आए हुए भी हैं नीट एग्जाम में कि किसी प्रिज्म के लिए हमें ये सब पता हो तो म्यू को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रिज्म के बारे में है, और ये कह सकते हो कि 2-3 फॉर्मूले हमें मिले और इनके बेसिस पर हम लोग देखते हैं 1-2 क्वेश्चन इस पे। एक सिचुएशन लेते हैं, एक एग्जाम्पल। इफ minimum deviation produced by an equilateral prism is 60 degree. Find out refractive index of the prism material. Refractive index of the prism material. तो ठीक है, अब अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लो प्रिज्म मटेरियल का, तो अपने पास एक फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिनिमम डेविएशन की वैल्यू दी हुई है, और जब ए का जहां तक सवाल है तो ए के लिए भी ये इक्विलैटरल प्रिज्म जो बोला गया,
मतलब एक तरीके से ये प्रिज्म के तीनों साइड इक्वल है, और इक्वल है तो उसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री ले सकते हो इक्विलैटरल अगर दिया गया है तो यहाँ पे यार डेल्टा मिनिमम भी 60 डिग्री है और ए भी 60 डिग्री है। अब दोनों पता चले तो ये म्यू लिख सकते हैं 60 60 120 बाई 2 60 डिग्री और नीचे 60 बाई 2 30 डिग्री। ये कुछ √3/2 एंड 1/2 दैट कम्स √3, ये बोलेंगे आंसर। तो प्रिज्म के लिए जब कभी भी मिनिमम डेविएशन का पता हो, एंगल ऑफ प्रिज्म पता हो तो म्यू तक पहुंच सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं एक कंडीशन पे, एक और एग्जांपल देखते हैं। और इस बार कोई एक प्रिज्म दिया गया है और इस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल है 60 डिग्री और लाइट रे इंसिडेंट होता है इस पे नॉर्मली, इंसिडेंट रे, और इसका म्यू गिवन है √3, ठीक है। और इस केस में पूछा गया कि अभी मिनिमम, इस केस में डेविएशन क्या होगा, कैलकुलेट नेट, ये परपेंडिकुलर इंसिडेंस है, नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, है ना। तो ठीक है, अब इस बार डेविएशन के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है I + E - A। तो कुल मिलाकर के एंगल ऑफ इंसिडेंस की यहाँ बात कर लो तो ये तो 0 है क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है, 90 डिग्री पे गिर रहा तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल 0 होगा, और 0 अगर I 0 होगा तो ये लाइट रे भी ऐसे सीधे निकल जाएगी। लाइट रे सीधे निकल जाएगी और यहाँ पे फिर से इसे यहाँ से बाहर निकलना है। ओके, तो देखो ये तो एंगल 90 है, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है। तो ऐसे कंडीशन में अब अगर बात करें कि ये जब लाइट रे, इसके बाद इसका एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, तो सॉल्यूशन में ई को निकालें। ये इधर मान लो लाइट रे चली गई तो हमें ये ई चाहिए, ठीक है। तो टेकिंग स्नेल्स लॉ एट सेकेंड सरफेस, इस पर तो सीधे निकल जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंस है तो वहां क्या है म्यू साइन 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, म्यू की वैल्यू भी √3 ले लो, और उधर चलोगे तो उधर है एयर 1 साइन ई। अब यहां से साइन ई क्या मिलने वाला है, तो √3 × √3/2
विच इज 3/2, है ना। अब देखो, एक तो बात हो गई कि चलो यहां से E की वैल्यू लिख दे साइन इनवर्स 3/2, लेकिन ये साइन E की वैल्यू 3/2 पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। और सीधा कारण है इसका कि अगर साइन की कोई भी एंगल हो वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये 3/2 तो 1.5 है। तो एक्चुअली में होने क्या वाला है कि ये जो इस तरीके से दिखाएगा कि रे उधर चली जाएगी, ये रे यहां पे TIR कर जाएगी, इस जगह पे ये रे TIR कर जाएगी। तो हमें अब इस बार डेविएशन के लिए क्या सोचना है कि इस जगह तो कोई डेविएशन नहीं हुआ इसका। जब ये रे यहां से जा रही थी सीधे, तो यहीं पर ये TIR कर जाएगी। मतलब जैसे ही आया कि E की वैल्यू जो 90 तक होता तो ये 1 आता, 1 से भी बड़ा आ गया। मतलब ये बता रहा कि ये E बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर में ही TIR करेगा। तो कह सकते हो कि हियर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन takes place at second surface. यहाँ पे ये भी थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन कर रहा हूँ। कैलकुलेट नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म आफ्टर सेकेंड रिफ्रैक्शन। क्योंकि अब क्या चांस बन रहा है कि इधर रे आएगी तो इधर भी निकल सकती है, लेकिन हम लोग इसके बाद की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डेविएशन 0 और यहाँ पे डेविएशन को लेंगे तो TIR टेक्स प्लेस एट सेकेंड सरफेस, देयरफॉर नेट डेविएशन डेल्टा। तो देखो ये यहाँ पे तो क्या है, एक तरीके से रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन में डेविएशन क्या होता है, पाई माइनस 2i। पाई एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 60 डिग्री है, तो 180 माइनस 2 इंटू यहाँ का इंसिडेंस 60 डिग्री, सो डेविएशन विल बी 60 डिग्री। दैट विल बी आंसर। आफ्टर सेकेंड रिफ्रैक्शन कितना डेविएशन होगा, है ना।